ना नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया था एट ए पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होलो चार्ज स्फीयर मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी हम एक बार सॉलिड चार्ज स्फीयर को डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, लिखने का मेथड बता रही हूँ, वो आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि आपको सॉलिड चार्ज स्फीयर का डिस्कस करना है तो हमने कहा कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या है कि इस पूरे स्फीयर के अंदर पूरी तरह से चारों तरफ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने मान लिया कि ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट चार्ज इज क्यू। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को लिखें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम में यहाँ कैपिटल आर की पावर क्यूब यूज़ किया गया है क्योंकि हमने माना कि जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, इस सिचुएशन में अब आपको 4 केस डिस्कस करने हैं। इस सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे इजी केस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर डिस्कस करने के लिए हमने यूज़ किया अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। आपको पता है गॉसेस ने क्या कहा था कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलम नॉट। हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो उस सिचुएशन में यहाँ कॉस जीरो का 1 रहेगा, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलम नॉट। और आपको पता है डी एस मीन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्फीयर का निकालना है सरफेस एरिया आप उसी का लोगे, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्फीयर बनेगा उस स्फीयर की रेडियस आप स्मॉल आर एज्यूम करके चल रहे हो, इसलिए हमने लिखा 4πr² क्यू अपॉन एप्साइलम नॉट। इसको सॉल्व किया तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π नॉट आर स्क्वायर, और इस क्यू की वैल्यू हमने अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर रख दी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस का क्या मतलब है कि जो आपका गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियाई जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल होगी, और हमने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट किया। जब आपने यहाँ पर स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट किया और इनको कैंसिल आउट किया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ये निकल कर आया। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इनसाइड द स्फीयर। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इनसाइड द स्फीयर का मतलब क्या है कि इस पर जो आपके चार्ज की वैल्यू है वो कुछ अलग होगी, क्योंकि आप पूरा स्फीयर ना लेकर अंदर की साइड में एक स्फीयर एज्यूम कर रहे हो। मान लो कि जो अंदर आपने स्फीयर एज्यूम किया उसकी रेडियाई आपने ली x और उसमें जो चार्ज है वो है क्यू डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी क्यू डैश अपॉन 4/3π(x³), क्योंकि यहाँ पर जिस स्फीयर की वॉल्यूम आप ले रहे हो उसकी रेडियाई है x, तो यहाँ से क्यू डैश आपने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम E डॉट डी एस में यहाँ पर एरिया इस बार किसका लिया, उस स्फीयर का जिसके लिए आप निकालना चाहते हो। ठीक है, क्यू डैश अपॉन एप्साइलम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा वैक्यूम नहीं है। जब भी आपके पास वैक्यूम होता है तब हम एप्साइलम नॉट यूज़ करते हैं, अब आपके पास मीडियम है तो हमने एप्साइलम यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व आउट किया, हमारी ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, मतलब जितनी बड़ी रेडियाई का स्फीयर आप इसके अंदर एज्यूम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर अब आप इसमें नेक्स्ट केस डिस्कस करो एट द सेंटर। ठीक है, तो एट द सेंटर डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आपने x की वैल्यू को अगर 0 पुट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0, और इस सॉलिड स्फीयर के केस में आपका जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियाई r के बीच में, तो देखो सेंटर पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो 0 से शुरू किया। आपने देखा इनसाइड द स्फीयर वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड करता है, तो हमने डायरेक्टली का मतलब स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बढ़ा हुआ दिखा दिया। एट द सरफेस मैक्सिमम बन जाएगा, और आउटसाइड के लिए आपने बिल्कुल फर्स्ट जो इक्वेशन लिखी थी जिसमें कि इन्वर्सली टू आर स्क्वायर डिपेंड करता है, तो हमने यहाँ पर ग्राफ में इन्वर्सली टू आर स्क्वायर दिखा दिया। इसी तरह अगर होलो स्फीयर की बात करें तो होलो स्फीयर में इनसाइड कंप्लीट, क्योंकि होलो स्फीयर में सेंटर से लेकर सरफेस तक कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
till at the surface was 0, surface पे आकर maximum, and outside the sphere it will depend inversely on the r square. ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था सॉलिड स्फीयर का. नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है चार्ज कंडक्टर्स. तो देखो, चार्ज कंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज कंडक्टर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर. तो हमने कहा कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. मतलब कंडक्टर वो मटेरियल हैं जो परमिट करते हैं अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव करने के लिए. फिर हमने कहा कि वेन एवर सच मटीरियल्स आर बॉट इन कॉन्टैक्ट विद सम चार्ज मटीरियल. मतलब जब आप कंडक्टर्स को किसी चार्ज मटेरियल के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो इस चार्ज मटेरियल के चार्ज की वजह से ये जो कंडक्टर है ये भी एक पर्टिकुलर टाइप के चार्ज की पोलैरिटी को एक्वायर कर लेगा और हम इसको कहेंगे चार्ज कंडक्टर. तो हमने कहा वेन एवर सच मटीरियल आर बॉट इन कॉन्टैक्ट विद some charge material, then these conductors acquire some particular type of charge on it and then called charge conductors. ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था जो कि हमें डिस्कस करना था.